नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज रिंग्स में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपको बताएंगे 3 फरवरी का जो आपका पेपर हुआ है ट्रेड थ्योरी का। तो उसमें आपके जो 50 क्वेश्चन थे वो पूरे क्वेश्चन अटेंड कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको आईटी की पल पल की अपडेट दी जाती है। साथ ही दोस्तों अगर आप टेक्निकल हेल्पर या टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते ज़्यादा वक्त खराब ना करिए। और आपका जो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि बिल के चारों ओर विद्यमान तापमान में वृद्धि होने पर उसकी विद्युत धारा वहन क्षमता क्या होगी। दोस्तों अगर जैसे ही कि बिल के चारों ओर विद्यमान तापमान में वृद्धि होगी तो उसमें विद्युत धारा क्या होगी। तो दोस्तों उसमें विद्युत धारा घट जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए, क्योंकि आपको मालूम है ऊष्मा का नियम है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो इसमें क्या बता रहा है, आर टी बता रहा है। तो देखो तापमान के समानुपाती क्या है, आपका प्रतिरोध है। तो समानुपाती है तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा तापमान हीटिंग बढ़ते ही। यानी विद्युत धारा ये क्या है, विद्युत धारा के वर्ग प्रतिरोध समय के समानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपका धारा की इकाई। हाँ दोस्तों दूसरी बात मैं बता दूं, ये आपका फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर है। कल आपको पहले सेकेंड ईयर का बताया था, आज फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था 3 तारीख को, जो पेपर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अब इसमें धारा की इकाई क्या होती है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता भी होगा। धारा की इकाई 1 एम्पियर है। सॉरी, धारा की इकाई एम्पियर है। आगे प्रतिरोध का मात्रक पूछिए तो ये ओम हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको पूछे ऊष्मा का मात्रक क्या होता है तो वो जूल हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको पूछे कि वोल्टेज को किस में मापते हैं, वोल्ट को, तो वोल्ट को वोल्ट में ही मापते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यह वोल्ट की इकाई क्या होती है, वोल्ट ही होती है। अगला क्वेश्चन है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होने वाले डायोड है, यानी वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम कौन सा डायोड काम में लेते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम हमेशा जीनो डायोड काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों दिशाओं में कार्य करता है, इसीलिए वोल्टेज रेगुलेटर के लिए हम जीना डायोड काम में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 4 नंबर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका कार्बन प्रतिरोध बने होते हैं, यानी आपका जो कार्बन प्रतिरोधक है वो किसके बने होते हैं। तो दोस्तों ये कम कंपोजिशन और फिल्म दोनों में बने होते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए। बल्कि आपको वैसे पूछे कि कार्बन प्रतिरोध कार्बन बर्स किसके बने थे, तो वो कार्बन प्लस ग्रेफाइट के मिश्रण के बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूर्ण चार्ज लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन का अपेक्षित घनत्व होता है। अगर आपकी कोई पूर्ण चार्ज बैटरी है तो उसका अपघटन अपेक्षित घनत्व क्या होगा, पूर्ण बैटरी चार्ज का। तो दोस्तों अगर बैटरी पूर्ण चार्ज है तो उसका अपेक्षित घनत्व 1250 से लेकर 1280 होगा। जो आपको मैंने एक सेल वाला लेसन आया था उसमें एक ट्रिक के द्वारा उसकी वोल्टेज सभी चीज़ें बताई थी। तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देखना, जिससे सेल वाले लेसन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बी, यानी 1250 से लेकर 1280। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता होती है वह चालक कहलाते हैं, और जहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह हमेशा अचालक कहलाते हैं। और अर्धचालक क्या होता है, यानी जिसमें क्या होता है, अर्धचालक वो होते हैं जिसमें न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, तो वो हो गया आपके अर्धचालक, यानी जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन आपके अर्धचालक हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 3 नंबर, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलकता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्न में निम्न में से किस विद्युत उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। यानी निम्न में से किस उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है, सॉरी, निम्न में से किस विद्युत उपकरण में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है। दोस्तों वो आपका सेल है। सेल में कभी भी ऊष्मीय प्रभाव नहीं होगा, गीजर में होता है क्योंकि ये ऊष्मा देगा, हीटर देगा, विद्युत प्रेस देगा। तो इन तीन में तो वैसे ही नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जेनर डायोड को सदैव खालिस्तान अवस्था में संयोजित किया जाता है। यानी जेनर डायोड को हम कैसे संयोजित, तो जेनर डायोड को हमेशा हम रिवर्स दिशा में संयोजित करते हैं। फॉरवर्ड में नहीं करेंगे, समांतर में, श्रेणी में, इनमें नहीं, तो ये तीन तो वैसे भी नहीं होंगे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लकड़ी के स्क्रू का पिच है, इन लकड़ी के स्क्रू का पिच क्या होगा? तो दोस्तों समीपवर्ती थ्रेड के बीच की दूरी पर लकड़ी का स्क्रू का पिच होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसी तार की विद्युत धारा वहन क्षमता निर्भर करती है। तो बताओ किसी तार की विद्युत धारा वहन क्षमता किस पर होगी? तो वह विशिष्ट प्रतिरोध, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करती है। यानी वह तार की मोटाई क्या है, उसकी लंबाई क्या है या क्षेत्रफल क्या है, तो उस पर ये निर्भर करती है। जो करेक्ट आंसर आ रहा है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों कभी भी अचालक पदार्थों में निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं चाहिए? यानी निम्न डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? यानी जिसमें किसी अचालक पदार्थ के द्वारा वोल्टेज सहन करने की जो क्षमता होती है उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो अब अगर आपको इसके अलावा पूछे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या होता है, तो किलो वोल्ट प्रति mm डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन किस प्रकार के पेचकस का प्रयोग करते हैं? यानी जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो किस प्रकार के पेचकस का उपयोग करते हैं? तो बताओ दोस्तों किसका करते हैं? तो वो हल्के कार्य पेचकस का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों देखो, अगर ओम का नियम, तो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो ये इसका एकदम करेक्ट हो रहा। तो लगभग आपका V बराबर आई आर 3 नंबर मिल रहा है। इसके अलावा आर बराबर क्या होता है? V बटा आई। तो देखो दोस्तों ये नीचे वाला वैसे करते हैं, फिर डब्लू बराबर कहते हैं, तो डब्लू बराबर ये आ गया, वो 8 का आ गया, और ये फिर गलत हो गया, यानी V बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत संबंधी कार्यों में से कौन सी छेनी प्रयोग की जाती है? विद्युत कार्य के लिए कौन सी? तो हमेशा विद्युत कार्य के लिए हमेशा थर्मल छेनी यानी थर्मल काम में लेते हैं, थर्मल चीजल, यानी छेनी को चीजल बोलते हैं। और एक और आती है, वो आती है जो दूसरों दूसरे पत्थर वगैरह के लिए काम में आती है। करेक्ट आंसर आ रहा है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मापतोल में लंबाई का मात्रक क्या है? तो दोस्तों लंबाई का मात्रक हमेशा मीटर होता है। क्या होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है, अंतर्राष्ट्रीय पूछे तो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लग का प्रकार नहीं है? तो इनमें से लग का प्रकार कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आयताकार एक लग का प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है? निम्न में से कौन सा सेल प्राथमिक सेल नहीं है? तो दोस्तों बताओ इनमें से प्राथमिक सेल कौन सा है? लेड एसिड। दोस्तों आपका लेड एसिड सेल आपका द्वितीयक सेल है, शुष्क सेल प्राइमरी है, लैग्रांज सेल प्राइमरी है, डेनियल सेल प्राइमरी सेल है। यानी आपके 3 सेल है, जो क्या द्वितीयक है, लेड एसिड सेल और निकिल आयरन सेल और निकिल कैडमियम सेल। ये 3 आपके प्राइमरी से सॉरी द्वितीय सेल है, बल्कि आपके 6 सेल प्राइमरी सेल थे, और ये क्या है? द्वितीयक सेल था। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तित कैपेसिटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी परिवर्तित कैपेसिटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परिवर्तित कैपेसिटर के रूप में हम वेक्टर डायोड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वेक्टर डायोड का प्रयोग करते हैं परिवर्तित कैपेसिटर में। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर कैपेसिटिव एसी परिपथ में, यानी कोई कैपेसिटिव एसी परिपथ में क्या होता है? अब इसमें धारा वोल्टेज से पिच रहती है। तो इसमें धारा वोल्टेज से पीछे कैसे रहती है? क्योंकि ये कैपेसिटर है। अब ये निरावेशित कैपेसिटर है, तो इसको जैसे ही हम चार्ज करेंगे तो आपका जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज को इसको चार्ज करने में कुछ समय लग जाएगा, और आपकी आई यानी धारा है वो 90 डिग्री अंश आगे बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के आपको ये पूछा, कैपेसिटर ऐसी परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे जाती है, तो कुल मिला के धारा आगे जा रही है, तो ये धारा आगे चलेगी और वोल्टेज पीछे रह गई। अगर यही चीज़ आपको पूछे
कि इंडक्टर या प्रेरणा की ऐसी परिपथ में क्या होता है, तो उसमें वोल्टेज तो आगे चली जाती है और धारा पीछे। क्यों? क्योंकि इस इंडक्टर में से धारा को गुजरने में कुछ समय लग जाएगा और वोल्टेज राशि 90 डिग्री अंश आगे बढ़ जाएगा। यही चीज़ आपको पूछे कि प्रतिरोधक ऐसी परिपथ में क्या होगा, तो ध्यान रखना ये प्रतिरोधक है। तो इस प्रतिरोधक में क्या होता है, इसमें दोनों प्रत्यावर्ती राशि इन फेज रहती है, यानी साथ साथ चलती है। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, एक संधारित्र दिश धारा के लिए कैसा अवरोध प्रस्तुत करता है? तो दिश धारा के लिए हमेशा आपका कैपेसिटर होगा, वह अनंत प्रतिरोध प्रस्तुत करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है क्या? 4 नंबर। क्यों? क्योंकि आपका कैपेसिटर इस प्रकार आता है, तो लगभग एक प्रकार ओपन सर्किट हो गया, तो इसी कारण यह अनंत प्रतिरोध प्रस्तुत करेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ डाईमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो डाईमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है, तो दोस्तों वो आपका कांच आता है। ठीक है, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकेल, ये आपके कौन से पदार्थ आते हैं? जैसे फेरा प्रकार के पदार्थ आते हैं ये 3, क्योंकि फेरा फेरा और डाया होता है, तो ये हो गया लास्ट वाला आपका डाई हो गया। आगे पूछ रहा है, पृथ्वी का वैद्युतिक विभव क्या होता है? तो दोस्तों पृथ्वी का वैद्युतिक विभव शून्य होता है, यानी आप इसमें कितना भी दे सकते हो विभव का मान। आगे है, एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? तो दोस्तों एसी परिपथ में फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है, जहाँ पर आपको आरएमएस मान, औसत मान, सारे मान दर्शाए जाते हैं। तो इसमें 1.11 आपके एसी में फॉर्म फैक्टर का मान होता है। आगे क्वेश्चन है, जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है? तो बताओ दोस्तों जेनर डायोड का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों जेनर डायोड का मुख्य कार्य है आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखना, यानी हमेशा आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखना, यही जेनर डायोड का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, टनल डायोड किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो दोस्तों ये गैलियम मेटलाइट से बना होता है, गैलियम आर्सेनाइड से बना होता है, जर्मेनियम से, इन सभी से बना होता है आपका टनल डायोड। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉटन या सिल्क कवर्ड फ्लेक्सिबल केबल सामान्य कितने कोर वाले होते हैं? तो दोस्तों ये आपके 3 कोर वाले फ्लेक्सिबल केबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलिका एक पदार्थ है? तो सिलिका एक अर्धचालक पदार्थ है। ये आपको पूछे कि जर्मेनियम कौन सा पदार्थ है? तो जर्मेनियम भी अर्धचालक पदार्थ है। चालक आपके सोना, चांदी, कॉपर ये आ गई। अर्धचालक पदार्थ आपके क्या आ गए? पीवीसी ये आ गए, रबड़ वगैरह। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, औद्योगिक विद्युत आपूर्ति में कलाओं की संख्या कितनी होती है? कला यानी फेज, और फेज की संख्या कितनी होती है? तो फेज की संख्या 3 होती है। कौन कौन सी? आर, वाई और बी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुण 29 नंबर, फेज टेस्टर का प्रयोग खालिस्तान वोल्टेज से अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों फेज टेस्टर का उपयोग हमेशा 500 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा अचालक पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अच्छा अचालक पदार्थ आपका वल्केनाइज्ड रबड़ है, बल्कि शुष्क हवा इसमें थोड़ी नमी आ सकती है। बेकेलाइट आपकी जो बैटरियों की खोल है उसको बनाने का काम आती है। अब्रक है, ये क्या होता है? या आर्मेचर में लगाए जाते हैं, भरे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है? तो दोस्तों एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होगा। अगर यही चीज़ आपको पूछ ले कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध निम्न होगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, कर्मशाला में प्रयुक्त बस बार है? कर्मशाला में प्रयुक्त बस बार है, तो बस बार हमेशा चालक होता है। किसका बना होता है? तो पूछे तो ये बता देना, तांबे का बना होता है। किसका बना होता है? तांबे का बना होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या है? तो दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होगा? तो ये ओम होगा। इसके अलावा आपको पूछे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होगा, तो उसका मात्रक ये प्रतिरोध होगा। इसके अलावा मुझे आपको ओम का, हाँ वो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, तो वो भी ओम होगा। यानी लगभग जो जिसका विरुद्ध है उसी कारण होगा, तो ये आप ओम में याद रखना इसमें। ठीक है दोस्तों। अगर आप मुझे धारा का मात्रक एम्पियर हो गया।
आगे है भारत में एसी किस आवृत्ति पर प्रेस किया जाए, तो ये तो लगभग आपको सभी को आता है कि भारत में फिक्स है 50 Hz। इसके अलावा मुझे कि फ्रीक्वेंसी का मान कितना प्लस माइनस कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो 3% मान कम ज़्यादा हो सकता है। यही चीज़ आपको पूछ लेगी वोल्टेज का मान कितना हो सकता है, तो वो प्लस माइनस 5% कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन भी क्लियर रखना, काफ़ी बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे विद्युत चुंबक पर आधारित युक्ति है, तो बताओ विद्युत चुंबक आधारित चुंबकीय रिले भी है, चुंबकीय वल्ले भी है, बंजर भी है, इनमें से सभी, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है नाइक्रोम मिश्र धातु है, तो नाइक्रोम दोस्तों आपका निकेल प्लस क्रोमियम, निकेल प्लस क्रोमियम, तो ये कितना है, निकेल कितना है 80% और क्रोमियम कितना है 20%। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ये। अगला क्वेश्चन है 3 प्लग टॉप में अर्थिंग पिन मोटा रखने का कारण है, तो अधिक क्षणिक धारा वहन कर सके, यानी आपका जो लीकेज करंट है उसको वहन कर सके, तो जो करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल को इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जाना संभव है, तो विद्युत वाहक बल हम जनरेटर से भी प्राप्त कर सकते हैं, बैटरी से प्राप्त कर सकते हैं और सेल से प्राप्त है, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है डी, यानी ये सभी। अगला है हथौड़े का साइज किसके अनुसार मापा जाता है, तो दोस्तों हमेशा हथौड़े का आकार उसके वजन के, हथौड़े के वजन के अनुसार मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है सेलों को समांतर संयोजित किया जाता है, यानी सेलों को समांतर संयोजित क्यों जाता है, धारा दक्षता बढ़ाने के लिए इनको समांतर क्रम में बढ़ाएंगे लगाएंगे, और विद्युत वाह बल बढ़ाने के लिए इसे श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, तो उसका करेक्ट आंसर है 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है, वेबर होगी। क्या होगी, वेबर होगी। बल्कि आप चुंबक वाला लेसन देखना, वहाँ पर इन तीन, इस लेसन में 4-5 मात्रक है, सभी की ट्रिक बताइए, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो चीज़ भी क्लियर कर लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, इस कारण इनको फुल डिटेल से नहीं समझा सकते। आगे क्वेश्चन है किसी परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है धारी धारिता प्रभावित नहीं होती है, धारिता किससे प्रभावित नहीं होती है, धारिता हमेशा फ्रीक्वेंसी से प्रभावित नहीं होती है, प्लेटों के क्षेत्रफल से होती है, परावैद्युत पदार्थ से होती है, प्लेटों के बीच की दूरी से होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है ड्रिल बिट निम्न में से किस धातु का बना होता है, तो आपका जो ड्रिल बिट होता है वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है फेरो मैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, यानी फेरो पेरो डाया होती है। अगर आपको पूछे कि फेरो मैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता होती है, तो ये 1 से अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कुल मिला के 1000 से अधिक होती है। अगर आपको पूछे पेरो, तो पेरो की इससे थोड़ी कम होती है, और अगर डाया पूछे तो डायो की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थ है, तो बताओ इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो दोस्तों निकेल आपका चुंबकीय पदार्थ होता है, तो करेक्ट आंसर 3 नंबर है। अगला क्वेश्चन चुंबकशीलता की इकाई क्या है, ये आपको चुंबकशीलता है, देखो ये वेबर प्रति मीटर, ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है। एम्पियर टन प्रति वेबर, एम्पियर टन प्रति वेबर, तो ये किसकी इकाई है दोस्तों, तो यह आपकी देखो आर एम यानी रिलक्टेंस, और एफ एम बटा हाँ दोस्तों आर बराबर एफ एम, फिर नीचे आएगा आपका फाई, तो ये आपका रिलक्टेंस का मात्रक है एम्पियर टन प्रति वेबर। ये दोस्तों ये सूत्र आपका रिलक्टेंस का, तो एफ एम हो गया आपका एन इंटू आई, तो ये तो एम्पियर टन हो गया, फाई यानी एम्पियर हो गया, वेबर हो गया सॉरी, तो ये हो गया, और एम्पियर टन ये आपका नहीं होगा, तो ये आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रा हो गया,
ये आपका रिलक्टेंस का मतलब होगा। एक होता है आपका परमेंस का, अगर परमेंस का पूछे तो इसका जस्ट उल्टो हो जाएगा, यानी वेबर प्रति एम्पियर टर्न। तो ये आपको एक ट्रिक बताई, उस ट्रिक में देखना सभी मात्रक आपके 5-7 क्लियर करवाई हुई है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिघात के व्युत्क्रम को कहते हैं, यानी उसके जो व्युत्क्रम होंगे, यानी प्रतिघात क्या हो गया, एक तरह का प्रतिरोध गया, और प्रतिरोध का उल्टा क्या हो गया आपका सस्पेंटेंस हो गया, यानी चालक हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, तो बताओ दोस्तों न्यूट्रॉन पर आवेश कैसे होता है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है। दोस्तों ये आपके भी ट्रेड थ्योरी के पेपर चल रहे हैं, साथ ही बहुत जल्द आपके ईएस यानी इम्प्लॉयड स्किल के पेपर भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।